मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और उसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी थी, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को किस तरीके से परिभाषित किया, क्रियाएं क्या होती हैं, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अर्थशास्त्र में क्रियाओं को हमने कितने भागों में बांटा है। उसके बाद केंद्र समस्याएं क्या हैं, केंद्र समस्याओं का कारण क्या होता है, इनका निवारण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में कैसे होता है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। आज हम इस चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम उत्पादन संभावना वक्र और आर्थिक विधियों के द्वारा किस तरीके से अर्थशास्त्र का विश्लेषण किया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्पादन संभावना वक्र से। जैसे ही नाम से प्रतीत हो रहा है उत्पादन संभावना वक्र, हम सब ये पढ़कर आए कि हमारे संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना ही अर्थशास्त्र में के समस्याओं को पैदा करता है और उसी का हल निकाला जाता है हर एक अर्थव्यवस्था में अलग अलग स्तर पर। उत्पादन संभावना वक्र ये बताता है कि दिए गए संसाधन, ज्ञान और तकनीक से हम जो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं उनके विभिन्न सहयोगों को वक्र के द्वारा जो दर्शाता है उसे हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसे हम रूपांतरण वक्र भी कह सकते हैं। रूपांतरण का मतलब होता है संसाधनों को एक मूल रूप देना, दो वस्तुओं के रूप में उन्हें उत्पादित करना, इसलिए हम इसे रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। अब हर नियम की व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ मान्यताएं होती हैं, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं इसमें एक इकाई का ही अध्ययन किया जाता है, 1 या 2 इकाइयों का, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम समस्त इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो पीपीसी की मान्यताएं, इसमें भी कुछ मान्यताएं हैं। इसकी पहली मान्यता है कि इसमें हम जो संसाधन लेंगे वो समान रूप से दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हुए होनी चाहिए। दूसरी मान्यता है इसमें कि जो वस्तुएं हैं वो सिर्फ 2 ही उत्पादित होंगी, 2 से अधिक नहीं होगी। तीसरी मान्यता है कि तकनीक हमेशा स्थिर रहेगी, तकनीक में जो भी बदलाव होगा वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और कुशलता के साथ हर संसाधन को पूर्ण रूप से उपयोग में लिया जाएगा हर वस्तु का उत्पादन करने के लिए। फिर है उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की विशेषताएं। इस वक्र से देखिए, ये वक्र पहली विशेषता है कि ये वक्र नीचे की तरफ जाता हुआ है। ये बताता है कि हम सिर्फ 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं और एक वस्तु का उत्पादन घटा रहे हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये नतोदर है। नतोदर का अर्थ होता है कि इसमें हम एक वस्तु की मात्रा की इकाइयों को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्राओं का त्याग कर रहे हैं। इसके कारण जो हमारी अवसर लागत है वो बढ़ती जा रही है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो हम इसमें दिखा रहे हैं। तो इसलिए इसकी जो शेप है वो नतोदर होती है, मतलब कॉन्केव टू द ओरिजिन होती है। अब हम इसकी प्रक्रिया को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हमने इसमें 2 वस्तुएं ली, हमने पढ़ा कि इसमें से 2 वस्तुएं शामिल की जाएंगी। हमने इसमें 2 वस्तुएं ली, गेहूं और हथियार। अब हम इसमें 2 स्थिति लेते हैं। अपने एग्जाम्पल से इसको समझने के लिए, इसे याद करने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए हम इसमें 2 स्थितियों को लेते हैं। पहली स्थिति है शांति की और दूसरी स्थिति है युद्ध की। अगर शांति की स्थिति है तो हम गेहूं अधिक उत्पादन करेंगे और हथियारों का कम उत्पादन करेंगे। उत्पादन बंद नहीं करेंगे लेकिन कम उत्पादन करेंगे। और अगर अशांत स्थिति है या युद्ध की स्थिति है तो हम हथियारों का उत्पादन अधिक करेंगे गेहूं की तुलना में। तो इसमें आप ये देखिए कि ए बिंदु पर देखें हम, तो आप उत्पादन कर रहे हैं, हथियारों का 30 और गेहूं का उत्पादन हम कर रहे हैं 10। ठीक है।
फिर जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हथियारों का उत्पादन कम होता जा रहा है और गेहूं का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। देखिए, ए बिंदु पर हम उत्पादित कर रहे थे हथियार 30 और गेहूं 10। बी बिंदु पर हम उत्पादित कर रहे थे 20 हथियार और 20 गेहूं दोनों बराबर, और सी बिंदु पर हमने 10 कर दिए हथियार और 30 कर दिए गेहूं। इसका मतलब स्थिति किसकी हुई? शांति की हुई। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हथियार तो बढ़ते जाएंगे और जो गेहूं है वो घटता जाएगा। देखिए, नीचे सी बिंदु पर हम 30 उत्पादित कर रहे थे गेहूं और हथियार कर रहे थे 10। सी से बी पे गए तो 20 हथियार और 20 गेहूं, और जैसे ही बी से ए पे गए वैसे ही 30 हथियार और 10 गेहूं हम उत्पादन कर रहे थे। तो ऐसे ही इसमें ये दर्शाया गया कि हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तुओं की इकाइयों का त्याग कर रहे हैं। इसी के कारण ये हमेशा नीचे की तरफ झुका हुआ होता, नीचे की तरफ जाता हुआ होता है और हमेशा नतोदर होता है। इस तालिका में भी यही दिखाया गया है कि ए और बी और सी सहयोग क्या बताते हैं। एक आपके 1 नंबर में एक क्वेश्चन बनता है कि बजट सेट किसे कहते हैं। तो बजट सेट इसी को कहते हैं कि जो विभिन्न वस्तुओं के सहयोगों को दिखा रहा है उसे हम बजट सेट कहते हैं। जो एक व्यक्ति, ये एक उत्पादक अपने बजट के अंदर उसका उत्पादन कर सके अपने संसाधनों का प्रयोग करके, उसे हम बजट सेट कहते हैं। जैसे कि ए बिंदु पर है 10 और 30। 10 मतलब गेहूं और 30 मतलब हथियार। बी बिंदु पर है 20 और 20, 20 हथियार और 20 गेहूं। और सी बिंदु पर है 30 और 10 मतलब 30 गेहूं और 10 हथियार। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर हम पढ़ते हैं आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ, कि जो अर्थशास्त्र में हम अब विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं आर्थिक विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि एक ही विधि से हम अर्थशास्त्र में कई चीज़ों को हम बता नहीं सकते, क्योंकि हर मान्यताएं सबकी अलग हैं, सबके कारण अलग है, तो उनको विश्लेषण करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की विधियों का उपयोग करना पड़ता है। इन विधियों को हमने 3 प्रकार में बांटा, जैसे आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। पहला है निर्भरता के आधार पर, दूसरा है समय तत्व के आधार पर और तीसरा उपकरण व दिशा के आधार पर। निर्भरता के आधार पर हम इसे 2 भाग में बांटते हैं, आंशिक और सामान्य। आंशिक का मतलब ये होता है कि हमारे अर्थव्यवस्था शास्त्र में हम 2 चर लेते हैं, एक होता है स्थिर चर और दूसरा होता है परिवर्तनशील चर। स्थिर चर का मतलब होता है कि हम कुछ ऐसे चर होते हैं जिन्हें हम स्थिर रखते हैं और बाकी एक चर को हम परिवर्तनशील मान लेते हैं। और परिवर्तनशील मतलब जो समय के साथ कभी भी बदल सकते हैं, जिनमें से कोई भी स्थिर नहीं होता। अब इसमें हमें पढ़ना है कि आंशिक और सामान्य में क्या मतलब है। आंशिक का मतलब होता है कि जब हम एक चर को परिवर्तनशील रखकर और अन्य सभी चरों को स्थिर रख लें और फिर हम ये देखें कि उस परिवर्तनशील चर का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तब वो आंशिक कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पर उत्पादन के 4 साधन हैं। भूमि, मैंने आपको पहले इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ाया भी था। 4 साधन है: भूमि, मजदूर, पूंजी और उद्यमी। अगर हम मान के चलें कि मजदूर को हमने या श्रमिक को हमने परिवर्तनशील रख लिया, बाकी तीनों साधन हमारे स्थिर हैं, तो जो मजदूर है अगर उसको हम बढ़ाएंगे, 1 के 2, 2 के 10 करेंगे, तो उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम पढ़ते हैं आंशिक में। और सामान्य में हम पढ़ते हैं कि अगर हम सभी चरों को परिवर्तनशील कर दें और कोई भी चर स्थिर नहीं हो, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हम अध्ययन सामान्य में करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उत्पादन के सभी 4 साधनों में से 4 साधनों में से मैंने 3 को स्थिर मान लिया था और एक श्रमिक को या मजदूर को मैंने परिवर्तनशील मान लिया था। उसको बढ़ाने से या उसको कम करने से हमारे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमने आंशिक में अध्ययन किया। लेकिन सामान्य में हम ये अध्ययन करेंगे कि जो भी चर में परिवर्तन हो रहा है या सारे चरों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो चारों चर हैं वो परिवर्तनशील हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है, तो उन चरों के परिवर्तनशील होने से हमारे उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम पढ़ते हैं सामान्य में। दूसरा है समय तत्व के आधार पे। समय तत्व के आधार पे हमने 3 भागों में बांटा, स्टैटिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक। अब हमने पढ़ा कि कई चर होते हैं अर्थशास्त्र में, हमारे यहाँ कई चर होते हैं। तो स्टैटिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। स्टैटिक मतलब
कुछ चीज़ें जो समय के साथ नहीं बदलती। हम मान के चलते हैं वातावरण का या किसी प्रकार का इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये चर हमेशा स्थिर रहेंगे। तुलनात्मक दो चरों के बीच में तुलना करना कि पहले कैसा था और अब कैसा है। और प्रायोगिक जो समय के साथ बदलाव आता रहे, या जिसमें समय के साथ बदलाव आता है, वातावरण का, आसपास का प्रभाव पड़ता है, वो हम प्रायोगिक में पढ़ते हैं। अगर इसको हम एक उदाहरण से पढ़ें तो अब आपको सिलेबस नहीं पता, सपोज करें हम नए नए आए हैं और हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, और मैं मान के चल रही हूँ कि जो 4 बच्चे हैं बस वही मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी सारे बच्चों को मैंने स्थिर कर दिया कि इनको तो अगर उन 4 बच्चों को समझ आ जाएगा तो मेरी पूरी क्लास में उन सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं उनको चाहे कितना भी पढ़ाऊँ तो वो हमेशा मतलब मुझे जवाब देंगे ही नहीं। मैं सिर्फ उन 4 बच्चों पे ही ध्यान दूंगी और ये मान के चलूंगी कि उन 4 बच्चों से ही मेरी पूरी क्लास का रिजल्ट बन रहा है, और वो 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मेरी पूरी क्लास पढ़ रही है, और समय का और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो होगा स्टैटिक। लेकिन अगर मैं आपको, जैसे आप अभी फर्स्ट सेशन में आए और मैं आपको पढ़ाया नहीं, तो अभी आपको अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के नज़दीक आते जाओगे, या आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नज़दीक आते जाओगे, धीरे धीरे पढ़कर समझकर, तो आपको अर्थशास्त्र समझ में आने लग जाएगा। तो आप पहले क्या थे और आप पढ़ने के बाद अब आप क्या हो, उस दोनों स्थितियों में हम जब तुलना करते हैं तो वो हम तुलनात्मक अध्ययन मानते हैं। मतलब समय के परिवर्तन होने पर, मतलब पहले वाले समय में और अब के समय में आप में क्या चेंज आया, उन दोनों चेंजेस का जो अध्ययन होगा वो तुलनात्मक में आएगा। और प्रायोगिक का मतलब होता है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे आप पढ़ते जाओगे तो आपका विकास होता जाएगा, और आपको अर्थशास्त्र का हर एक कंसेप्ट ईजिली समझ में आता जाएगा, और आप हर एग्ज़ाम, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो समय के साथ जो आप में परिवर्तन आ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो सब किस में आया, वो प्रायोगिक में आएगा। अब तीसरा है उपकरण व दिशा के आधार पर। उपकरण व दिशा के आधार पर हम दो विधियां प्रयोग में लेते हैं, निगमन विधि और आगमन विधि। आगमन विधि जब हम आंकड़ों के साथ आंकड़ों को लेकर और फिर विश्लेषण करते हैं किसी आर्थिक स्थिति का, तो वो आगमन विधि में आती है, और जब हम तर्क से विश्लेषण करते हैं तो वो निगमन विधि में आएगी। जैसे मुझे बताना है कि हम गरीबी और बेरोजगारी बतानी है, तो गरीबी और बेरोजगारी जब मैं आंकड़ों से आकलन करके बताऊंगी तो वो आगमन विधि में आएगी। और जब मैं ये कहूँगी कि इसके क्या कारण हैं और इसके क्या सुझाव होने चाहिए इसके निवारण के, इसके गरीबी और बेरोजगारी के निवारण के, तो वो निगमन विधि में शामिल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में और या किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएंगे, उनको आप लिख लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके हमेशा पूछी जाती हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा, और वेलफेयर संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्बलता संबंधी परिभाषा, और तो वृद्धि और विकास संबंधी परिभाषा, क्रियाएं, आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, स्टैटिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक, आंशिक और सामान्य, उत्पादन संभावना वक्र, ये सभी परिभाषाएं आपसे इसमें पूछी जाती हैं। और इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में बनता है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, उसमें आपको ये बताना है कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, तालिका व वक्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का निवारण कैसे होता है, बताइए। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई आपकी प्रॉब्लम है या कुछ आपको पूछना है तो कमेंट कीजिए। इसमें और इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में, और बच्चों तक पहुँचाइए तो इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दे सकूं। मेरी हिम्मत आप लोग हैं। अगर आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो मैं इसे और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।